आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं खास प्रोग्राम कहकर ही मानेंगे। श्रीलंका में एहतजाज का सिलसिला बदस्तूर जारी है। एक तरफ जहां श्रीलंका माशी बदहाली का शिकार है, तो वहीं दूसरी तरफ अवाम लगातार सरकार के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। महंगाई आसमान छू रही है। मुल्क में ईंधन, अद्वियात और अशियाए जरूरिया की शदीद किल्लत है। इस बीच पूरे मुल्क में इमरजेंसी लगा दी गई है। अब सिर्फ श्रीलंका को माशी हालात का ही सामना नहीं, बल्कि श्रीलंका के सियासी हालात भी बद से बदतर हो गए हैं। अवाम सियासी लीडरों से नाराज हैं। नौबत यहां तक आ गई है कि सरकार को सख्त कदम उठाने पड़े हैं और शरपसंदों को देखते ही गोली मार देने का हुक्म दिया गया है। जाहिर है कि पड़ोसी होने के नाते हिंदुस्तान भी श्रीलंका के हालात से तशवीशमंद है, लेकिन श्रीलंका के हालात से जो सबक मिलता है, क्या हमारी सरकार इससे कुछ सीख रही है? यानी श्रीलंका के मौजूदा हालात से हम आखिर क्या सबक ले रहे हैं? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे कि जिस तरह से देखते ही देखते श्रीलंका में इतने ज्यादा हालात बिगड़ गए, क्या हम श्रीलंका के इन हालात से कोई सबक ले रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं? क्योंकि जिस तरह से बात महंगाई और माशी हालात को लेकर शुरू हुई थी, लेकिन अब एक सियासी उथल पुथल भी श्रीलंका में देखा जा रहा है। यानी हालात बद से बदतर हो गए हैं। ऐसे में क्या श्रीलंका के हालात से हमें कुछ सीखना चाहिए? बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ गुलरेज शेख साहब, जो कि तर्जुमान है बीजेपी के, इस वक्त डिबेट में मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे साथ एक और बहुत खास मेहमान प्रोफेसर विवेक सिंह, इकोनॉमिक एनालिस्ट हैं, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। दोनों मेहमानों का बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। कुछ देर में मेरे साथ कुछ और मेहमान इस डिबेट का हिस्सा होंगे। सबसे पहले गुलरेज शेख जी, आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। गुलरेज जी, क्योंकि श्रीलंका हमारा पड़ोसी है और लगातार पिछले 1-2 महीने से हम देख रहे हैं कि जो बेचैनी श्रीलंका में है, बल्कि हालात अब तो बद से बदतर होते जा रहे हैं। इकोनॉमी और महंगाई और ईंधन, बहुत से इस तरह के इश्यूज थे, लेकिन अब देख रहे हैं कि सियासी उथल पुथल भी श्रीलंका में है। मेरा सीधा सीधा सवाल यह है कि क्या हमें श्रीलंका से कुछ सीखना चाहिए? जो वहां के जिस तरह के हालात हैं, क्या अलार्मिंग है हमारे लिए वहां के हालात? क्योंकि श्रीलंका एक पड़ोसी देश है, तो डेफिनेटली हमको पैनी नजर रखनी होगी वहां के घटनाक्रमों पर। और जहां तक सीखने का विषय है, पूरी दुनिया को सीखना चाहिए कि क्यों एक मिडिल इनकम कंट्री, यदि आप श्रीलंका को देखते तो जितने भी पैरामीटर्स होते थे उसमें भारत से ज्यादा अच्छी उनकी ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स हुआ करता था, उनकी पर कैपिटा इनकम अच्छी थी। लेकिन आप ये देखिए कि वर्ष 2009 से उठाकर अभी तक जितने भी वहां के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बने हैं, स्टार्ट फ्रॉम महेंद्र राजपक्षा से, तो जिस प्रकार से उन्होंने फॉरेन लोन लेना शुरू किया, और जब आप लोन लेते हैं और फिजूल का इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाते हैं, स्काई क्रैपर्स यदि आपको दिखते हैं किसी सिटी में, बड़े बड़े यदि आपको ब्रिजेस दिखते हैं, ओवर ब्रिजेस दिखते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि प्रॉस्पेरिटी भी साथ में आ रही है। एक चमक जरूर दिख रही है, लेकिन उसके माध्यम से जो डॉलर जनरेट होना चाहिए, जो रेवेन्यू जनरेट होना चाहिए, वो तो नहीं हो रहा था। उसके बाद एक के बाद एक आप फॉरेन डेप्ट लेते जा रहे हैं, चाहे आप वर्ल्ड बैंक से ले, चाहे चाइना से ले, चाहे जापान से ले, तो आपने कंटिन्यू अपनी कंट्री को डेप्ट के अंदर डुबा दिया। उसी के साथ में जिस प्रकार से इस सरकार ने, प्रेजेंट जो गोटाबाया की सरकार है, इन्होंने जिस प्रकार से टैक्स कट किए, देखिए टैक्स कट करने से क्या होता है, एकदम से तो लोगों को अच्छा लगता है और उससे एक हर्षोल्लास का वातावरण बनता है कि सरकार ने भारी छूट कर दी, टैक्सेस में छूट कर दी, लेकिन उसके परिणाम आपको जो है वो कुछ महीनों से लेके कुछ सालों के उपरांत सामने आते हैं, जो आपको अब दिख रहे हैं कि टैक्स की कटौती से क्या हुआ। फिर आपने एकाएक उठकर एकदम एक निर्णय ले लिया कि श्रीलंका में पूरा श्रीलंका जो है वो ऑर्गेनिक खेती ही करेगा। आपने इंपोर्ट जो करते थे आप फर्टिलाइजर्स के ऊपर, उसमें आपने बैन लगा दिया। उससे क्या हुआ, 50% आपकी फसल हो गई। जो सालाना यदि उदाहरण दे रहा हूं 100 किलो उगाते थे तो 50 किलो ही उग रहा है। तो आपके पास वो भी जो एक्सपोर्ट होता था टी वगैरह का, उससे भी जो आपको डॉलर आते थे वह भी रुक गए। उसके बाद आप ये गुलरेज जी ये तमाम परेशानियां जाहिर सी बात है कि एक बड़ी वजह बनी जो श्रीलंका जहां पर खड़ा है। मैं आगे भी इस पर चर्चा करूंगा। मेरे साथ एक और बहुत खास मेहमान रॉबिंदर सचदेव जी, फॉरेन एक्सपर्ट है,
श्रीलंका के हालात पर आपकी बहुत अच्छी नजर है। रविंदर सचदेव जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है, वेलकम है न्यूज 18 उर्दू में। मैं गुलरेज शेख जी आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि गुलरेज शेख जी जो चीजें आप बता रहे हैं वाकई में ये तमाम चीजें हैं जिसकी वजह से श्रीलंका आज बद से बदतर हालात से गुजर रहा है। लेकिन जो सवाल मैंने किया था कि आखिर सबक हमें क्या लेना चाहिए, क्या श्रीलंका के हालात हमारे लिए अलार्मिंग है? क्योंकि महंगाई एक बड़ा इशू श्रीलंका का था और आज हिंदुस्तान में देख लीजिए कि महंगाई यहां पर एक बड़ा इशू है। डॉलर के मुकाबले में रुपया गिर गया है, डॉलर के मुकाबले में श्रीलंका का जो पैसा था वो भी एक तरह से गिरा था। तो कई इश्यूज हैं ऐसे जो मेल खाते हैं श्रीलंका से। गुलरेज जी, नहीं, मेल नहीं खाते, क्योंकि देखिए श्रीलंका के अंदर जिस प्रकार से इकोनॉमी को चलाया जा रहा था वो फॉरेन फंडिंग और फॉरेन डेप्थ के माध्यम से कर्जा लेकर इकोनॉमी को चलाया जा रहा था। हिंदुस्तान में वो चीज बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी चीज, श्रीलंका के अंदर भारी मैसिव टैक्स कट किए गए जबकि रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा था। भारत में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। करंटली जो सरकार है उसके ऊपर बार बार प्रेशर आता है कि आप इसके ऊपर टैक्स कट करें, उसके ऊपर टैक्स कट करें। इसको कहते हैं कि आप बाजार से उधार ले और घी पी ले। तो वो घी पीने का जो सिस्टम होता है वो तकलीफ देता है। फिर श्रीलंका के अंदर जो करप्शन था वो हेल्म पर था बिल्कुल। और जो एक खानदान जो राजपक्षा परिवार ने, आप देखिए ना, प्रेसिडेंट भी राजपक्षा, प्राइम मिनिस्टर भी राजपक्षा, एग्रीकल्चर मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका भी राजपक्षा, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका वो भी राजपक्षा। तो फिर आप ही बताइए, जब एक ही परिवार के हाथ में पूरी के पूरी देश की कमान दे देंगे तो फिर आपके पास जो जिसको कहते हैं कैलिबर मिलना, जिसके अंदर आपको काम करने वाले लोग मिलना जो कि अपने कर्मठता के आधार के ऊपर चुने जाते हैं, वो कहां से आएंगे? तो और फिर आप जो लोगों की जेन्युइन डिमांड होती है, जिसके लिए लोग प्रदर्शन यदि जेन्युइन डिमांड के लिए कर रहे हैं, तो उनको आप हैवी हैंड से, इसको आयरन रिस्ट कहते हैं, आयरन रिस्ट से टैकल करें। इस तरह से देश नहीं चलते हैं कि आप चाइना को एक बंदरगाह दे दिया, आपने कुछ समय बाय कर लिया, फिर आपने वर्ल्ड बैंक के पास चले गए, उनसे कुछ उधार ले लिया। ऐसा नहीं होता है। मिसमैनेजमेंट की पराकाष्ठा, मिसमैनेजमेंट एक बड़ी वजह, बिल्कुल की पराकाष्ठा थी, वो इससे बचना चाहिए हर देश को। ठीक है, मैं रविंदर सचदेव जी आपके पास आना चाहूंगा। जो सवाल मैंने गुलरेज शेख साहब से किया था कि क्या श्रीलंका के जो हालात हैं, जो सिचुएशन इस वक्त श्रीलंका में है, उससे हमें कुछ सीखना चाहिए, कुछ लर्न करना चाहिए? थैंक यू बाबू जी एंड गुलरेज जी ने मेरे ख्याल से काफी सारे पॉइंट्स कवर कर दिए। मैं भी कुछ उसी तरह की बातें बट कुछ और श्रीलंका ने गलतियां करी। और कहने को होता है हाइंडसाइट इज 2020। अभी से कुछ वर्षों पहले तो जैसे गुलरेज भाई भी बता रहे थे कि श्रीलंका को तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में और मिड इनकम कंट्री इत्यादि माना जाता था, कोई इमेजिन नहीं कर सकता था। पर आज अगर हम देखेंगे पिछले 15 साल में क्या हुआ है, कम से कम 10 से 15 रीजंस क्लियर कट सामने आ रहे हैं। पहला रीजन तो ये जो डेफिनेटली ये श्रीलंका ने क्या करा, सिविल वॉर जब खत्म हुई उसके बाद से श्रीलंका लोन्स पर ही जीने लगा। उसने अपनी कंट्री के सॉवरेन डेट इशू करने शुरू कर दिए और सिविल वॉर से निकला था। दुनिया को था ठीक है, टूरिज्म है, नया देश है, भाई सॉवरेन बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग चीज होता है। तो दुनिया ने सॉवरेन बॉन्ड्स को माना और लोन देते गए, उस पे ये खर्चा करते गए या जो भी। उसके अलावा चाइना से लोन्स जो लिए वो ऐसे लोन आए जो कि वाइड एलिमेंट प्रोजेक्ट्स, जो कि बहुत चमकते धमकते प्रोजेक्ट्स बड़े ह्यूज इन स्कोप एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, बट उनकी इकोनॉमिक वायबिलिटी नहीं। जो एक एयरपोर्ट बनाया बहुत बड़ा राजापक्षा की कॉन्स्टिट्यूएंसी में ही, उसे कहा जाता है शायद दुनिया का एम्प्टीएस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड। शायद दिन का एक पैसेंजर या एक प्लेन भी नहीं उड़ता उस एयरपोर्ट से, राइट। तो इतने पैसे चाइनीज जो हैं वो इन्वेस्ट कर दिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में जहां की रिटर्न नहीं है। बट एक चीज हमें ध्यान रखनी चाहिए, ये श्रीलंका का जो क्राइसिस है केवल चाइना का देन नहीं है। एक्सटर्नल डेट जो टोटल श्रीलंका का करीब $51 बिलियन है, उसमें से चाइना का मात्र करीब 10% है, बाकी और हैं। बट चाइना का डेट थोड़ा अलग था। एनीवे, अब और लेसन्स क्या हैं? एक बहुत बड़ा लेसन ये है कि इन्होंने अपने देश की इंडस्ट्री और किसी सर्विस को एक्सपैंड नहीं करा। ये केवल टूरिज्म और रेमिटेंसेस जो श्रीलंकन सिटीजन्स दूसरे देशों में, अरब कंट्रीज में, यूरोप, यूएस में काम करते हैं, उनकी रेमिटेंसेस आती हैं डॉलर्स में करीब 7 बिलियन या समथिंग, और टूरिज्म, इन दो चीजों पे ये चलते रहे। उसके अलावा कुछ चाय और गारमेंट्स, इन्होंने अपने देश के अंदर कुछ और इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज को क्रिएट करने का प्रयास नहीं करा। दैट इज अनदर वन, राइट। फिर पॉपुलिज्म, जब ये सरकार में आए सेकेंड टाइम और थर्ड टाइम, जो भी अभी 19 में, कि भाई टैक्स मैं आधे कर दूंगा,
इलेक्शन तो जीत गए, पर टैक्स आधे कर दिए तो सरकार के पास टैक्स कहां से आ रहा है? बिल्कुल तुगलकी दिक्कत कि फर्टिलाइजर इंपोर्ट बंद, केवल ऑर्गेनिक होगा और श्रीलंका दुनिया की ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर प्रोड्यूसिंग कंट्री बन जाएगा। आई मीन कैसे आप कुछ महीनों के अंदर पूरे के पूरे देश की एग्रीकल्चर को बोलो जी अब से तुम खाद इस्तेमाल ही नहीं करोगे जो दसियों डेकेड से होती आती है और ऑर्गेनिक ही करोगे, सारी एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन को तहस नहस कर दिया इन्होंने। ये तो कतई तुगलकी है। अब कौन इनके एडवाइजर से कह नहीं सकते, पर एडवाइजर से बात एक और आती है, केवल यही नहीं, फैमिली, यस, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, स्पीकर, कोई इनका भतीजा के 10 पोर्टफोलियोज टोटल फैमिली अफेयर आ गया। बट सॉरी, फाइनेंस मिनिस्टर और एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी नहीं बिल्कुल एक ही खानदान के कई लोग कैबिनेट में भी थे जी। बट बिल्कुल रविंदर सचदेव जी, आपकी आवाज थोड़ा सा, आपकी वॉइस जो है कट के मेरे पास आ रही। मेरे साथ एक और खास मेहमान भूपेंद्र गुप्ता साहब जो कि स्पोक्सपर्सन है कांग्रेस के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भूपेंद्र गुप्ता जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है। भूपेंद्र गुप्ता जी, मैं ट्विटर देख रहा था तो उसमें जयराम रमेश का भी एक ट्वीट था जिसमें उन्होंने लिखा है कि श्रीलंका के जो हालात हैं इससे हिंदुस्तान को सबक लेना चाहिए। इसी तरह से प्रशांत भूषण जी का ट्वीट था, उसमें भी उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान को श्रीलंका से सीखने की जरूरत है, बल्कि जो हालात श्रीलंका में जिस तरह के बने हैं, ये ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान में नहीं, हिंदुस्तान में भी इस तरह के हालात हो सकते हैं। नहीं, निश्चित रूप से आज जिस तरह से हमारी अर्थव्यवस्था जिस रास्ते पर जा रही है वो श्रीलंका से कोई बहुत जुदा नहीं है। हमारे अंदर भी एक नशे की व्यवस्था चल रही है कि जो मन में आ गया है वो देवभाग है, और उसी आधार पर हमने इकोनॉमी को आगे ढकेला, उसी आधार पर हमने अपनी टैक्सेशन प्रणाली को ढकेला, उसी आधार पर हमने अपने पूरे सिस्टम को ढकेल दिया। ये जैविक खेती का नशा भारत में भी बहुत तेजी से चल रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जब भारत आजाद हुआ था 30 लाख लोग यहाँ पर भूख से मौत से मरे थे। बंगाल का फेमाइन, जिन लोगों को, इनको भाजपाइयों को, जनसंघियों को याद नहीं है, 30 लाख लोग मरे थे। और जब वो 30 लाख लोग तड़प तड़प कर मरे थे, पूरा बंगाल जो है कंकालों से भरा पड़ा था। हमारे पास 1964 तक खाने के लिए पूरी व्यवस्था नहीं थी। हम मैक्सिकन सड़ा गेहूं खाते थे, लाल गेहूं जो है PL 480 में। हमने जो व्यवस्था जब की वो जैविक खेती का युग था, तब तो फर्टिलाइजर और ये केमिकल फर्टिलाइजर की चर्चा नहीं होती थी जी। जब सिंचाई की सुविधाएं बढ़ाकर भाखड़ा नंगल बांध और इन सब से हम आगे बढ़े, तब आज जाकर हम एक्सपोर्टिंग कंट्री बने। आज हम जो है गेहूं एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे मध्य प्रदेश ने अभी जो है 3 लाख मेट्रिक टन गेहूं एक्सपोर्ट किया है। अगर हम फिर से इसी दौड़ में लग जाएंगे, बिना लैब टेस्ट करे, बिना पायलट टेस्ट करे, बिना ये समझे कि इस खेती से यील्ड कितनी होगी, तो हम भी फिर उस दुष्चक्र में फंसेंगे जिस दुष्चक्र में जो है श्रीलंका फंसा हुआ है। ये जबरदस्त नशा चल रहा है। मध्य प्रदेश की सरकार भी पूरी दीवानी होके जो है जैविक खेती के पीछे दौड़ रही है। इसके पीछे कौन लोग हैं, कौन सी ताकतें दुनिया की, नहीं मालूम। लेकिन ये एक तरफा जो नशा है, ये देश को किसी भी दिन गर्त में डाल सकता है। क्योंकि हमारी आज अगर हमारा गेहूं जहरीला है, हमारा गेहूं खराब है, तो जो यूरोपियन कंट्रीज उसको एक्सेप्ट क्यों कर रही हैं? एक्सपोर्ट कैसे हो रहा है? और हम सिर्फ ये कह के कि साहब जो है टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है फर्टिलाइजर से, और इसलिए 100% हम जैविक खेती की तरफ जाएंगे, ये एक मतलब इसको वही कहेंगे जो तुगलकी आदेश। एक लैब टेस्ट होना चाहिए कि मतलब श्रीलंका के जो हालात हैं इससे हमारी सरकार को भी सीखना चाहिए। बिल्कुल। अभी एक और बड़ी बात मैं कहना चाहता हूँ, श्रीलंका धर्मांधता के रास्ते पर ही गया। एक तरह के रिलीजन से लोगों के नफरत के रास्ते पर गया। तमिलों के साथ मारपीट करके वहां पर लोगों में वही जोश और जुनून आ रहा था जो भारत को जिस तरफ अभी धकेला जा रहा है। ये जुनून जो है, इस जुनून और लोकप्रियतावाद, इस लोकप्रियतावाद से हमें वापस आना पड़ेगा। ये पॉपुलिज्म की पॉलिटिक्स जो है, जो आज भारत में चल रही है, वो राजनीति देश को कभी भी खतरे में डाल सकती है। हमारी जो है उस व्यवस्था को हमें परसीव करना चाहिए। ठीक है भूपेंद्र गुप्ता जी, मैं गुलरेज जी से इसका जवाब लूंगा, लेकिन डिबेट में मेरे साथ प्रोफेसर विवेक सिंह भी बहुत देर से वेट कर रहे हैं, उन्हें भी मैं अपनी चर्चा में जोड़ लेता हूं। प्रोफेसर विवेक जी, एक पूरी गवर्नमेंट, पूरा एक कंट्री और पूरा एक मैनेजमेंट
लेकिन अचानक देखते ही देखते तमाम चीजें कोलैप्स हो जाती हैं। इकोनॉमिक की बात करें और वहां पर गवर्नमेंट की बात करें, तमाम चीजें, ऐसा कैसे, किस तरह से मुमकिन है इकोनॉमी में? जी जी बिल्कुल, मैं आपकी बात पे आता हूं और इस पे हमें डिटेल जो है आपको बताता हूं। जी। लेकिन देखिए, अभी आप पूछ रहे थे सब लोगों से कि भारत के और श्रीलंका के जो है क्या हमको कुछ सीखना चाहिए, भारत को कुछ श्रीलंका से सीखना चाहिए, जो कि वहां पे आर्थिक जो है प्रॉब्लम आई है। देखिए, एक शेर है और उसकी जो पहली लाइन है वो भारत की तरफ इशारा करती है और जो दूसरी लाइन है वो श्रीलंका की तरफ इशारा करती है। और कुछ ऐसा शेर है कि खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आ ही जाती है, कदम गिन गिन के रखो पर कमरबल खा ही जाती है। अब जो दूसरी लाइन है, यही हाल श्रीलंका का है। आप कितना भी आज करें, क्योंकि आपने पहले इतनी गलतियां कर दिया है कि आप कैसे भी चुन चुन के कदम रखेंगे, लेकिन समस्या तो आएगी। अब देखिए, मैं समझाता हूं इकोनॉमिक एंगल से कैसा हुआ क्यों है। देखिए, जब आपके देश में परिवारवाद हावी हो, जब एक परिवार का सत्ता हो, वहां के प्रधानमंत्री है, उसी परिवार के प्रेसिडेंट है, उसी के कैबिनेट मिनिस्टर है, तो ये समस्याएं आएंगी। तो एक तो परिवारवाद, एक गलत जो आर्थिक फैसले किए गए, चाहे वो आप जो है इकोनॉमी को लेकर किए गए या एग्रीकल्चर को लेकर किए गए, और एक सबसे इंपॉर्टेंट एंगल है जो कि कहा भी गया है, आप जो है कर्ज के जाल में फंसते गए। आपके एक छोटी सी जीडीपी है और आप उस जीडीपी के 104% के बराबर आप कर्ज लिए रहे, और $56 बिलियन एक छोटे देश के लिए बहुत बड़ा कर्ज होता है। तो इस तरीके से जो आपने वैट को, टैक्स को कम कर दिया, तो कहीं ना कहीं ये जो गलत है, और आपने फ्री में बहुत कुछ बांटा, ये कहीं ना कहीं श्रीलंका के जो है आर्थिक बर्बादी के पीछे की कहानी कहते हैं। मैं आपकी आधा मिनट और लूंगा। देखिए, अगर मैं भारत की बात करूं तो अगर आप देखिए, यहाँ पे जीडीपी का जो जीएसटी का कलेक्शन है वो 140 करोड़ के आसपास का है। यहाँ आप देखिए, हम 3.3 ट्रिलियन डॉलर की हम इकोनॉमी है, हमारी जो है अर्थव्यवस्था अच्छी कर रही है, हमारा एक्सपोर्ट अच्छा हो रहा है, तो हमें उससे कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। हम 1991 में जो गलत फैसला किया गया था और हमारे पास फॉरेक्स बहुत कम था, आज जो हाल श्रीलंका का है कि $1 बिलियन के पास भी फॉरेक्स नहीं है। आज वहां पे मारा मारी है, ना तो पेट्रोल है, ना तो दवा है, ना तो बिजली है, ना तो गैस है। ये सब प्रॉब्लम जो आई है, एक पहले 1991 में जो हमारे पास भी फॉरेक्स जो है बिल्कुल ना के बराबर था, आज हमारे पास $600 बिलियन का फॉरेक्स है, जो कि 12-13 महीने का इंपोर्ट को संभाल सकता है। तो आज हमारे पास टेंशन की बात नहीं है, आज हमारे पास फॉरेक्स भी है, आज हमारे पास जो है सुविधाएं भी हैं। हमें श्रीलंका की सीखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमने 1991 में जो इमरजेंसी था, जो इकोनॉमिक इमरजेंसी था, उससे हमने सीख लिया है। तो हमें फिलहाल श्रीलंका की अपनी जो है कारस्तानी को जैसे अपनी गलत नीतियों की जैसे उसको समस्या का जो है उठानी पड़ रही है। और एक दिन की नहीं है, लगातार जिस तरीके से जिस तरीके से आपने जो फ्री में कल्चर मुख्तलिफ है, तो इसका परिणाम श्रीलंका और हिंदुस्तान के जो हालात है वो एक तरह से बहुत मुख्तलिफ है। लेकिन मैं गुलरेज शेख साहब, जो सवाल भूपेंद्र गुप्ता जी ने उठाया था कि वाकई हिंदुस्तान में भी इस तरह के हालात हो सकते हैं, जिस तरह की चीजें चल रही हैं, जो महंगाई या डॉलर के मुकाबले में रुपये का गिर जाना और भी बहुत सी चीजें जिसकी तरफ भूपेंद्र गुप्ता जी ने इशारा किया था, तो ऐसे में हिंदुस्तान को सीख लेनी चाहिए। नहीं, देखिए, डॉलर का गिरने के पीछे इंटरनल फैक्टर नहीं, एक्सटर्नल फैक्टर है। और इसका प्राइमरी जो फैक्टर है एक्सटर्नल फैक्टर में यूनाइटेड स्टेट्स के जो फेडेक्स है उसके द्वारा वहां की ब्याज दर बढ़ाना। जब वहां ब्याज दर बढ़ती है तो जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर होता है वह अपना डॉलर निकाल के अमेरिका के बैंक पे रखता है, क्योंकि वहां उसको ज्यादा ब्याज मिलना शुरू हो जाता है। तो वो एक अलग चीज है। और जो श्रीलंका की स्थिति है, वहां पर रेवेन्यू जनरेशन नहीं था। हिंदुस्तान में गुलरेज शेख जी, जो बात भूपेंद्र गुप्ता जी ने कहा कि आप देखिए कि मजहबी एतबार से श्रीलंका में भी चीजें, चाहे क्रिश्चियन के साथ हो, मुसलमानों के साथ हो, डिस्क्रिमिनेशन किया गया। हिंदुस्तान में भी आप देखिए आए रोज कुछ ना कुछ, कभी ताजमहल का मामला, कभी कुतुब मीनार का मामला, कभी ज्ञानवापी मस्जिद का इशू, इस तरह के इश्यूज यहां पर भी उठाए जा रहे हैं। नहीं, देखिए, आप श्रीलंका की स्थिति भारत के साथ कहीं नहीं नाप सकते। श्रीलंका में तो एक तरह से मैं कहता हूं, बार बार कहता हूं ये बात, कि मनमोहन सिंह जी की सरकार के में तमिल के साथ जो तमिल पॉपुलेशन थी उसका जेल मनमोहन सिंह जी हाथ पे हाथ रखे बैठे थे उस समय, जबकि एक्शन लेने का काम था और तमिलों को बचाने का समय था, वो इन्होंने कुछ नहीं किया था। तो श्रीलंका को और हिंदुस्तान को इस प्रकार से कंपेयर मत करें। जो बेसिक प्रॉब्लम हुई है श्रीलंका के साथ वो ये कि आपकी आमदनी नहीं हो रही है और आप खर्चे कर रहे जा रहे हैं, पॉपुलर मेजर लेते जा रहे हैं। फिर जो कोविड-19 हुआ उसने भी उसकी कमर तोड़ दी, क्योंकि वह एक पूरी तरह विवेक जी आ रहा हूं आपके पास जी।
वहां ना मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी, ना सर्विसेज इंडस्ट्री थी, केवल टूरिज्म के नाम पर वो देश चल रहा था। ठीक है, देखिए भूपेंद्र जी भी जवाब देना चाह रहे हैं। विवेक जी पहले आपका जवाब ले लेता हूं, फिर भूपेंद्र जी आ रहा हूं और उसके बाद मैं रविंदर जी आपके पास जा रहा हूं। जी विवेक जी पहले आपके जवाब। जो नेताओं का कुछ बयान आ रहा है कि मजहबी देखिए वो ज्ञान वापी मस्जिद का मामला हो या कोई और धार्मिक मुद्दे का मामला हो, इससे जो है एक प्योरली जो है इकोनॉमिक जो है कंडीशन की बात है। यहाँ पर इकोनॉमिक कंडीशन श्रीलंका की केवल इसलिए खराब हुई क्योंकि आपने ठीक से आर्थिक और आपने राजनीतिक जो है फैसले नहीं लिए। आपकी अदूरदर्शिता के कारण आज जो है श्रीलंका की जनता जो है त्राही त्राही कर रही है। तो यहाँ पे प्योरली जो है मिसमैनेजमेंट है। और एक बात और कह दो, श्रीलंका की प्रॉब्लम थी कि आपके पास रेवेन्यू जनरेशन के आप सारे के सारे द्वार बंद हो गए थे और यहाँ पे 140 लाख रुपए हमारे पर जो है हमारे जीएसटी का मिल रहा है। भूपेंद्र गुप्ता जी, भूपेंद्र जी आपका जवाब, फिर रविंदर जी मैं आपके पास आ रहा हूं। जी भूपेंद्र गुप्ता जी। भूपेंद्र गुप्ता जी मेरी आवाज सर आ रही है? चलिए शायद मेरी आवाज भूपेंद्र गुप्ता जी तक नहीं जा रही। मैं रविंद्र सचदेव जी आपके पास आना चाहूंगा। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आपकी सर आवाज आ रही, कंटिन्यू कीजिए सर। भूपेंद्र जी। आज जो हालात हैं भारत के, उनको बहुत हल्का करके आंकने से जो है कोई देश का भला नहीं होने वाला है। और किसी की स्तुति में हम ये सोचें कि देश बहुत सही रास्ते पर जा रहा है। आज जब हम बुलेट ट्रेन चलाने की कल्पना कर रहे थे, इस देश को ये नशा पिलाया गया था कि हम बुलेट ट्रेन चलाएंगे, और आज हमारी 1100 ट्रेनें बंद पड़ी हैं। भारत की जो कोयले के ऊपर जो है जो खड़ी हुई है पावर प्लांट्स, कोयले की माइंस के ऊपर, नहीं ये सच्चाई है, पूरी पावर प्लांट्स वो पावर प्लांट्स बंद पड़ी हैं। क्यों पड़ी हुई? आज बिजली की किल्लत है, हम जो है कोयला इंपोर्ट कर रहे हैं सिर्फ किसी को मोबिलाइज करने के लिए। और ये जो फॉरेक्स की बातें हो रही हैं, ये कब से इन्होंने स्टडी किया फॉरेक्स का? 91 में भी जो है सरकार किसकी थी? 1991 की सरकार बीजेपी की सरकार थी। और वो लंगड़ाती हुई सरकार जब जब इनकी सरकार रही है, इन्होंने हमेशा देश के सोने को या तो गिरवी रखा है या सोना बेचने की कोशिश की है। ये जो है ये बातें भी चीजों को लोगों को समझना पड़ेगा। ठीक है, जब रविंद्र सचदेव जी एक छोटा सा कमेंट आपसे मैं ले लेता हूं कि श्रीलंका के सर हालात रातों रात तो बन नहीं गए, बल्कि धीरे धीरे चीजें जो है एक तरह से पटरी से उतरती चली गई। तो इसी वजह से मेरा सवाल यह था, यह प्रोग्राम का आज मकसद यही था कि हिंदुस्तान को सबक लेना चाहिए। अगर हमारे यहाँ महंगाई है, हमारा रुपया जो है डॉलर के मुकाबले में गिर रहा है, या हमारे यहाँ डिस्क्रिमिनेशन के इस तरह के अगर कुछ वाकयात होते तो सबक लिया जा सकता है श्रीलंका के जिस तरह के हालात हैं। जी हाँ, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर। हेलो, आवाज आ रही है? जी सर आपकी आवाज आ रही है। ओके ग्रेट, थैंक यू। देखिए अगर मैं बुलेट पॉइंट्स में कहूं जो तो लग रहा है रविंद्र सचदेव जी आपकी आवाज बहुत कट रही है और आपकी वॉइस में प्रॉब्लम भी है। अब आपका जवाब मैं नहीं ले पाया, लेकिन जाहिर सी बात है कि श्रीलंका हमारा पड़ोसी मुल्क है। हालांकि हिंदुस्तान ने कहा है कि वो हर तरह की श्रीलंका की मदद करने के लिए तैयार है, लेकिन जिस तरह के हालात श्रीलंका में हैं, उन हालात पे हिंदुस्तान को तशवीशमंद होना चाहिए। और यह भी अहम है, जिस तरह से पैनलिस्ट ने कहा कि श्रीलंका के हालात से सबक लेने की जरूरत है, ताकि पहले से ही अगर कुछ इस तरह के इशारे मिल रहे हैं तो पहले से उसकी तैयारी हो सके या इस तरह के बदतरीन हालत का सामना ना करना पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र सचदेव जी मेरे साथ जुड़ने के लिए, भूपेंद्र गुप्ता जी, प्रोफेसर विवेक सिंह जी और गुलरेज शेख साहब, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। आदाब।